अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, सेहत के हवाले से हम आपको आगाही देने की कोशिश करते रहते हैं, गाहे बगाहे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती रहती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी उन ममालिक में से एक है जहाँ कैंसर के केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वैसे तो मुख्तलिफ अक़साम का कैंसर होता है और उसके हवाले से मुख्तलिफ इदारे मौजूद हैं और वो अवेयरनेस भी देते हैं, ट्रीटमेंट भी देते हैं, उसके प्रिवेंशन पर भी काम करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अक्टूबर के महीने की, तो ये ख़ास महीना होता है जिसमें ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए काम किया जाता है। रिसर्चर्स अब ये बताते हैं और तहकीक ये बात साबित करती है कि हर 9 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है और वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो सकती है। तो ऐसे में आप ख़ुद तसव्वुर कर सकते हैं कि खातून खाना या फैमिली की एक ऐसी ज़िम्मेदार खातून अगर खुदा न खास्ता किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए तो फिर पूरे घर का ना सिर्फ निज़ाम, नज़्म व नस्क बल्कि उसकी लाइफ को भी ख़तरा हो सकता है। इस हवाले से मुख्तलिफ इदारे अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत पाकिस्तान भर में 19 मेडिकल सेंटर्स मौजूद हैं जहां ऑन्कोलॉजी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम होता है और बहुत अच्छी खासी वहाँ पे सहूलियात होती हैं और बहुत सारे लोग वहाँ जाकर फैज़याब होते हैं, सेहतियाब हो जाते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा इदारा जो कराची में वाक़ है वो है किरण अस्पताल, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोथेरेपी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन, जिसे हम उर्फ़ आम में किरण कहते हैं। ये वो इदारा है जो कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात के पास वाक़ है और यहाँ पर इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है। बज़ाहिर देखने में ये इदारा आपको बाहर से सादा सा लगेगा और ऐसे लगेगा कि बहुत ही थोड़ी सी एक इसकी बिल्डिंग है और बहुत ही शायद यहाँ पर मामूली सा काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़ा काम हो रहा है इस हवाले से। तो आज का हमारा स्पेशल शो इसी मौजू पर है कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से क्या काम हो रहा है, क्या काम मज़ीद हो सकता है, इसमें आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हम क्या इसमें किरदार अदा कर सकते हैं और यहाँ मौजूद किरण अस्पताल के जो लोग हैं वो इसमें अपना क्या अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका आपसे सबसे पहले तारुफ़ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर शाज़िया फ़ातिमा साहिबा जो कि डायरेक्टर हैं किरण अस्पताल की और अभी रिसेंटली इन्होंने फ्यू मंथ्स बैक ही ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। सेकंड जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो हैं जनाब डॉक्टर आमिर मकबूल साहब जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ऑन्कोलॉजी के। डॉक्टर आमिर साहब बहुत शुक्रिया। हमारे थर्ड गेस्ट हैं जनाब डॉक्टर जावेद महबूब साहब जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं रेडियोलॉजी के। डॉक्टर जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैडम आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा। पहले तो ये बताइए कि किरण हॉस्पिटल माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हमारे नाजरीन के लिए जिन लोगों के लिए नहीं पता है उनके लिए ज़रूर ये बताइए कि किरण अस्पताल क्या काम करता है। किरण हॉस्पिटल जैसे आपने वजाहत की कि एटॉमिक एनर्जी के 19 कैंसर अस्पताल में से वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल है और ये कराची में वाक़ है। ना सिर्फ ये कैंसर की शनाख्त और कैंसर के इलाज के मुतालिक एटॉमिक एनर्जी के कैंसर अस्पताल में से बड़ा है, बल्कि कराची में ये शायद डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिहाज से वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल एज वेल। तो यहाँ पे हम बहुत ही कैंसर की तशख़ीस करते हैं, कैंसर का इलाज करते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन का शोबा है जिसमें स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं। इसी तरह हमारी लैब्स हैं, रेडियोलॉजी है। तो कैंसर एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर मैनेजमेंट सेंटर है। राइट। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ कितने शोबे काम कर रहे हैं और वहाँ पर किस लेवल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ अगर क्लिनिकल देखा जाए तो एक कैंसर का शोबा जिसको आप आम फहम में हम ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। फिर जो कैंसर या उससे मुतल्लिक डायग्नोसिस के लिए हमारे पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे पास हर किस्म की रेडियोलॉजी की मशीनें और सहूलतें हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट है जिसमें दिल के स्कैन होते हैं। कैंसर से मुतल्लिक बहुत मशहूर जो आप आजकल बहुत सारे लोग जानते हैं कि पेट स्कैन और उसकी मशीन हमारे पास मौजूद है। फिर हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिसमें पैथोलॉजी, पीसीआर और कैंसर से मुतल्लिक जितने भी ट्यूमर मार्कर्स और इस तरह के टेस्ट होते हैं वो वहाँ किए जाते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट शोबा है जिसका जिक्र नहीं किया जाता वो मेडिकल फ़िज़िक्स का शोबा है। जब कैंसर के इलाज की बात होती है तो कैंसर के इलाज में जो शुआएं इस्तेमाल होती हैं उसमें हमारे मेडिकल फ़िज़िक्स का शोबा बहुत इम्पॉर्टेंट है।
राइट। और मैडम से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। हम अपने अगले गेस्ट की तरफ चलते हैं। डॉक्टर आमिर मकबूल साहब से ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की अलामात क्या हैं। डॉक्टर साहब बताइए, और ये किस उम्र से हो सकता है? ब्रेस्ट कैंसर की अलामात के अंदर छाती या इसके अतराफ़ में कहीं भी गिल्टी होना, या छाती की जेल के रंग तब्दील हो जाना, या छाती के जेल का मोटा हो जाना, बगल में या गर्दन की जड़ पे कोई गिल्टी का पैदा हो जाना, या निपल में से किसी बदबूदार या खून का जो है अखराज होना, ये सारी कैंसर ब्रेस्ट कैंसर की अलामात में से हैं। राइट। और किस उम्र में ये हो सकता है? बलूगत के बाद किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन उम्र के साथ साथ जितनी उम्र बढ़ती जाती है उसमें इसके इम्कानात बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे 40-50 साल की उम्र के बाद इसके इम्कानात और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राइट। और आप ये भी बता सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में कुछ ख़वातीन क्या हाई रिस्क होती हैं, उनको कुछ ज़्यादा ख़तरा भी होता है, या इक्वली हर खातून को ख़तरा होता है? कुछ ख़वातीन में इसका ख़तरा ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी के ख़ानदान के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का मरीज़ मौजूद है और उसको ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली अगर यंगर एज में हुआ है, 20, 25, 30 साल की उम्र में हो गया है, उनके अंदर इम्कानात ज़्यादा होते हैं। जिन ख़वातीन का वज़न मामूल से ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके अंदर ज़राना हार्मोन ज़्यादा बन सकते हैं, उनके अंदर उसके इम्कानात ज़्यादा हैं। और वो ख़वातीन जिनके जेनेटिक मेकअप ऐसा है, जिनके अंदर जैसे जिनके अंदर जो जेनेटिकली BRCA1 जीन मौजूद है, उनके अंदर इसके इम्कानात ज़्यादा होते हैं। राइट। और अब हम चलेंगे डॉक्टर जावेद महबूब साहब की तरफ। और डॉक्टर जावेद साहब, ये बताइए कि क्या ब्रेस्ट कैंसर को होने से बचाया जा सकता है? जैसे डॉक्टर आमिर ने बताया कि कुछ तो जेनेटिक्स हैं जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें तो अनअवॉइडेबल ही है। लेकिन कुछ ऐसी कॉजेज़ हैं जैसे लाइक हार्मोन थेरेपीज़ पे हैं, या ओबेसिटीज़ हैं, या मोटापा है, या अल्कोहल ड्रिंक और स्मोकिंग, ये एक रिस्क फैक्टर में आते हैं, लेकिन ये कोई प्रूवन कॉजेज़ में नहीं है कि हम इसको कह सकें। तो ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन जिनकी फैमिली हिस्ट्री है तो उनका रिस्क ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल पॉपुलेशन। अच्छा, राइट। और ये भी गाइड कीजिए हमारे नाज़रीन को कि जो अमूमन डॉक्टर्स आज़ाद ये कहते हैं, आप लोग भी यहाँ कहते हैं कि सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन तो एक ब्रॉड टर्म है, तो प्रिसाइजली बताइए कि डिटेल्स के साथ कि सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन कैसे किया जाए? देखिए, हर खातून अपने ब्रेस्ट का ख़ुद मुआयना रेगुलरली अगर महीने में एक दफ़ा करे तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए भी अच्छा है, और उससे डायग्नोसिस भी अर्ली एस्टेब्लिश हो सकता है। उसका तरीक़ा यही है कि यूज़ दीज 3 फिंगर्स, नॉट द टिप से नहीं करना, पाम सरफेस से ब्रेस्ट को फर्मली क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फर्म प्रेशर से पूरे ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, और कहीं भी उसको कोई हार्डनेस, कोई गिल्टी या दर्द या कोई डिस्चार्ज फील हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। राइट। और ये भी बताइए कि सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो किस एज से स्टार्ट करना चाहिए? ये 20 साल से रिकमेंडेड है, फ्रॉम द एज ऑफ 20 टिल लाइफ। वो महीने में एक दफ़ा अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करें, तो ये एक रिकमेंडेड टेक्निक और तरीक़ा है। डॉक्टर शाहज़ैद साहब, ये बताइए कि ज़ाहिर है कि कैंसर का नाम ही वैसे एक बहुत ज़्यादा फेयर इसमें लोगों को फ़ील होता है। फिर जब ट्रीटमेंट की बात आ जाए तो बहुत सारे लोग ये सोच के भी उनका दिल बैठा जाता है कि इलाज पे तो इतने सारे पैसे खर्च होते हैं, और ख़ास तौर पे प्राइवेट अस्पतालों में तो लोगों के मतलब चीज़ें, जायदादें, घर वर सब बिक जाते हैं चीज़ें। तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्या यहाँ पर वही इलाज, वही स्टैंडर्ड जो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में हो सकता है, यहाँ पर फराहम किया जा रहा है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? देखें, हमारा अस्पताल जो है उसमें अगर आप कहते हैं कि मशीनें या स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है वो किसी भी कैंसर इंस्टीट्यूट के जैसा है, जैसे मशीनें डायग्नोसिस के लिए रेडियोलॉजी ले लें या न्यूक्लियर मेडिसिन ले लें, तो उसमें हमारे पास जो दुनिया में मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, पेट स्कैन है या सीटी स्कैन है या गैमा कैमरास हैं, तो वो सारी मौजूद हैं हमारे पास। तो तशख़ीस के लिए हमारे पास सारी वो इक्विपमेंट है जो कि पाकिस्तान की बड़े हस्पतालों में है और या दुनिया में है इस्तेमाल हो रहा। उसके अलावा जहाँ तक इलाज का ताल्लुक़ है तो इलाज जो है वो कीमोथेरेपी से होता है,
और इलाज जो है शुआओं से होता है। इसके अलावा सर्जरी है, सर्जरी की सहूलत हम मुहैया नहीं करते, लेकिन हमारे पास रेडिएशन और कीमोथेरेपी की सहूलत मौजूद है। और जो कि जहाँ तक रेडिएशन का ताल्लुक है, हमारे पास ना सिर्फ मशीनें वो हैं जो बाकी अस्पतालों में और दुनिया में है, बल्कि हमारे पास, मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे पास ऐसी मशीन है जो पब्लिक सेक्टर में पहली दफ़ा इस्तेमाल हुई है इस कराची में, और पाकिस्तान में भी उसकी अभी दूसरी मशीन हमारे पास आई है और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो जहाँ तक आपने कहा कि इलाज पे कितना हमारा एज ये है कि हम सब्सिडाइज्ड रेट पे फ्री, हमारे यहाँ एक निज़ाम है जिसमें यह है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ज़कात के मुस्तहिक हैं या जिनकी आमदन एक ख़ास हद से कम है, तो उनको जो है हम सब्सिडाइज रेट के अलावा फ्री भी इलाज देते हैं। फिर इसके अलावा वैसे भी जो हमारे पूरे चार्जेस भी हैं वो इतने कम हैं कि अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल और इवन पब्लिक हॉस्पिटल से भी मुकाबला कर लें तो हमारे रेट सब लोगों से कम हैं, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों में। राइट, चलें, ये तो एक ज़बरदस्त अच्छी होप दिलाई आपने कि कोई भी पेशेंट है वो ये सोचकर मतलब ऐसा घर ना बैठ जाए कि उसके पास अगर पैसे नहीं है तो वो इलाज से महरूम ना रह जाए। डॉक्टर आमिर साहब, आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइए कि आप लोगों की प्रैक्टिस में क्या देखने में आता है? जैसे आपने सिम्टम्स बताए हैं और उस पर कैसे उसको वो करते हैं, तो क्या लोगों को ये मालूमात होती हैं, चूँकि अमूमन लोग आते रहते हैं, हॉस्पिटल्स में भी आते हैं, या मालूमात उन तक पहुँच जाएँ तो लोग उसको फॉलो करते हैं? क्या देखते हैं आप, ट्रेंड क्या देखते हैं? समाजी रवैये कैसे हैं? समाजी रवैये, डिनाइल का रवैया बहुत ज़्यादा है कि जी मुझे कैसे कैंसर हो सकता है, मैंने कौन सा कोई गुनाह किया है, मेरे पास मुझे कैसे, आखिर मैं ही क्यों। इस तरह कर करके लोग बीमारी को छुपाते हैं जिससे बीमारी बढ़ जाती है। अब पिछले तकरीबन 20-22 साल से हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अब इससे थोड़ा सा फ़ायदा ये हुआ है कि अब कुछ परसेंटेज मरीज़ों की कुछ तादाद ऐसी है जो अर्ली स्टेज पर भी आने लगी है, वरना पहले तो इतने बड़े बड़े ट्यूमर लोग लेके आते थे। शहरी इलाक़ों में उमूमन अवेयरनेस ज़्यादा है, आगाही के प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं, हम भी करते हैं और लोग भी करते हैं, जिसकी वजह से अर्ली स्टेज के अंदर लोग आ रहे हैं और लोग अब इलाज से डर नहीं रहे बल्कि ख़ुद इलाज के लिए आ रहे हैं और इलाज करवा रहे हैं और बहुत से मरीज़ सेहतयाब हो रहे हैं। और हमारे पास अभी बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो 2000-2001 से आ रहे हैं, अब वो और लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आते हैं कि भाई आ जाओ यहाँ पे इलाज हो जाता है, देखो मैं भी तो ठीक हो गई। ज़रूरी थोड़ी है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो तुम मर जाओगी, सही भी हो सकती है, मैं भी सही हुई हूँ और भी बहुत सारे सही हुए। तो जो मरीज़ ठीक हो जाते हैं वो एडवोकेट बनते हैं हमारे, और वो फिर और मरीज़ों को लेकर आते हैं। राइट, चलें, ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि आप लोगों की भी मेहनत जो है वो रंग ला रही है और लोगों में जो है वो सोशल जो बिहेवियर्स हैं लोगों के वो उसमें पॉजिटिव एक चेंज आ रहे हैं। डॉक्टर जावेद साहब, ये बताइए कि आपने जैसे सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन की बात की इससे पहले, तो अगर सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन के दौरान कोई ऐसी चीज़ नोट हो जाए और पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंच जाए, तो पहले तो ये बताइए कि किस डॉक्टर के पास पहुंचे वो? देखिए, सबसे बेहतर तो यही है कि आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। गली महल्ले में जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ठीक है कि वो भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह की बीमारी है कि इसमें अगर स्पेशलाइज कंसल्टेंट या सर्जन या हमारे पास ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में वो आए तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, हम उसको ज़्यादा बेहतर तशख़ीस कर सकते हैं और उसको एक बेहतर मशवरा दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर हॉस्पिटल्स, अदर इंस्टीट्यूट या कोई और इस तरह के डॉक्टर्स के पास जाने से बेहतर है कि हमारे पास जो हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करें। तो इस बात का कितना इम्कान है कि अगर स्टार्टिंग के एज में आ जाएं तो वो उस वक्त किस स्टेज का पेशेंट होता है, या उसको फिर उसके सर्वाइवल के चांसेस कितने हो जाते हैं? देखिए, स्टेज 1 जो है सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर स्टेज 1 पे डिजीज़ डायग्नोस हो जाती है तो 90 to 100% चांसेस हैं कि वो रिकवर कर जाए। जितने स्टेज एडवांस होता जाता है उसके सर्वाइवल के रेट उतने ही कम हो जाते हैं। तो जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना उसका बेहतर इलाज हो सकेगा और उसका रिकवरी और सर्वाइवल रेट उतना ही बेहतर होगा। राइट, और मैडम आपसे बस लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा इस सेगमेंट का हमारा, कि माशाल्लाह इतना सारा अच्छा काम हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, आप अवेयरनेस के लिए भी काम करें, तो ये बताइए कि फिलैंथ्रोपिस्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हेल्प आउट करते हैं, चीज़ें करती हैं, जैसे आपने बताया कि जो बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग लोग होते हैं उनको आप हेल्प आउट करते हैं,
तो क्या उनका भी रोल इसमें है, आपके मददगार हैं, या उसमें आपको कोई और मज़ीद ताउन की ज़रूरत है इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, कार खैर तो जितना भी हो वो कम होता है, लेकिन हमारे पास एक वेलफेयर सोसाइटी है जो कि किरण के अंदर ही काम करती है, और मुझे ये फ़ख्र महसूस होता है कहने में कि माशाल्लाह वो उनके थ्रू हमारे बहुत सारे मरीज़ों का इलाज जो है मुफ्त या बहुत ही उसकी मदद की जा रही है। और हमारे पास बहुत सारे जो उस हमारी वेलफेयर सोसाइटी को लोग रन कर रहे हैं, वो बहुत सारा जिस तरह फिलैंथ्रोपिस्ट को लेके आते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनकी वजह से हमारे यहाँ हुई हैं, जैसे हमारे यहाँ मशीनें उन्होंने हमें दी हैं, और हमारी बहुत सारी इस तरह की माली हमारे मरीज़ों को दवाइयों की सूरत में इमदाद फराहम कर रहे हैं। लेकिन कार खैर वही बात है कि जितनी हमें फिलैंथ्रोपिस्ट और जिस तरह हॉस्पिटल कहते हैं कि हमें दें, हम आपके मरीज़ों के लिए करेंगे, तो हमें भी इस चीज़ की एक कंटिन्यूस ज़रूरत है ताकि ये सिलसिला चलता रहे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाजिया फातिमा साहबा, हमारे साथ मौजूद रही। डॉक्टर आमिर मकबूल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और जनाब डॉक्टर जावेद महबूब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इस मौजू पर गुफ्तगू हमारी जारी है। यहाँ तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको हम अपने नए पैनलिस्ट से मिलाएंगे और फिर उनसे मज़ीद सवाल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अक्टूबर के हवाले से ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस से मुतालिक, और किरण अस्पताल में ये प्रोग्राम हमारा हो रहा है। और हमारे साथ अब जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, मैं उनका आपसे तारुफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सलमान हबीब साहब, जो कि HOD हैं न्यूक्लियर मेडिसिन के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ सेकंड गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर ज़ोहरा वदो साहब, डॉक्टर ज़ोहरा वदो साहिबा, जो कि ऑनकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ज़ोहरा साहिबा। और हमारे साथ और थर्ड गेस्ट हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद हनीफ़ साहब, जो कि HOD हैं पैथोलॉजी के। डॉक्टर हनीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर सलमान साहब, आपसे बातचीत का आगाज़ करना चाहूँगा। ये बताइए कि मैमोग्राफी किसे कहते हैं और ये टेस्ट कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो ये कि मैमोग्राफी एक्सरे की ख़ास टेक्निक है जिसमें छाती से लो एनर्जी एक्सरे गुजारी जाती हैं, और जो छाती के अंदर जो गुठली होती है उसकी साख्त और उसकी माइक्रो कैल्सिफिकेशन उसको देखा जाता है, और रेडियोलॉजिस्ट उसको रीड करता है। अगर वो नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ होती हैं तो उसको रिपोर्ट करता है कि अल्लाह ना करे कैंसर है, और उसको प्रूव किया जाता है बाद में दीगर टेस्टों से। तो इसकी डायग्नोसिस में कितनी अहमियत है? इसकी डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है मैमोग्राफी, तकरीबन मोर देन 80% इसकी स्पेसिफिसिटी है। अच्छा, और ये बताइए कि मुख्तलिफ जब तशख़ीस की बात आती है तो मुख्तलिफ टेस्टों के नाम जहन में आते हैं, मैमोग्राफी जिसमें से एक है, और उसके बाद एक बायोप्सी एक प्रोसीजर होता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों में खौफ, मैं देखता हूँ कि खौफ पाया जाता है उसमें, और बायोप्सी करने से बहुत सारे लोग मना कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं कराएंगे। तो क्या ऐसा है कि लोगों के जहन में जो माइंड में है कि बायोप्सी कराने से खुदा न खास्ता बीमारी बढ़ जाती है या वो फैल जाती है या कुछ और इस तरह की कोई बात है? सबसे पहले तो ये समझ लें बायोप्सी है क्या। ठीक, बायोप्सी सुई वाला एक ख़ास किस्म का टेस्ट है जिसमें जो गुठली छाती के अंदर मरीज़ महसूस करता है मुआयने के बाद, चाहे वो ख़ुद करे या डॉक्टर करे, उसमें सुई के ज़रिए उस गुठली के कुछ सेल या खलिए निकाल के उसको स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, और उसके बाद उसको फाइनल किया जाता है कि ये नॉर्मल सेल के बजाय एबनॉर्मल ग्रोथ है, और एबनॉर्मल ग्रोथ कोई भी हो उसको हम कैंसर कहते हैं। जहाँ तक आपका मज़ीद सवाल है कि बायोप्सी के बाद कोई डिज़ीज़ प्रोग्रेशन या बढ़ जाती है, तो ओवरऑल ये मिथ है, मतलब लार्ज स्केल में उसको हम वहम तस्वुर कर सकते हैं, क्योंकि देखा यह गया है कि जिन्होंने बायोप्सी नहीं करवाई इस डर से, या जिन्होंने बायोप्सी करवाई, दोनों में बेहतर वो पेशेंट पाए गए जिन्होंने बायोप्सी करा के उसमें उस किस्म को पा लिया कैंसर की कि कौन सी किस्म का कैंसर है, उसका इलाज उसके हिसाब से मुमकिन हो सका। तो ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए बेहतर हो जाता है कि उसके ख़ास किस्म के कैंसर का पता चल जाए मरीज़ की, और उसके हिसाब से उसका वे ऑफ ट्रीटमेंट हो जाए। अच्छा, ज़बरदस्त। और डॉक्टर ज़ोहरा साहबा, आपकी तरफ हम आएंगे, और ये बताइए कि कैंसर क्या लाइलाज मर्ज़ है? और ऐसा मतलब बहुत सारी सूरतों में लोग समझते हैं, सुना जाता है, ऐसा है कि नहीं? सबसे पहले तो कैंसर जो है वो लाइलाज मर्ज़ नहीं है। हाँ, इसका इलाज जो है स्टेज वाइज डिफरेंट होता है, तो इसकी प्रोग्नोसिस डिफरेंट है स्टेज वाइज।
तो हम ये नहीं कह सकते कि ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली लाइलाज है या कोई भी कैंसर लाइलाज है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ द डिजीज़। राइट, और ये बताइए कि ख़ासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर में क्या सर्जरी ही उसके लिए काफ़ी होती है? नहीं, सर्जरी बिल्कुल अकेला ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये है अगेन ख़ुसूसन इस ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो हम स्टेज को सामने रखते हैं। तो जैसे अर्ली स्टेज है, स्टेज 0 से 1, उसमें सर्जरी अकेले तो मुमकिन है, लेकिन अगर एक्जिला में नोड्स आ जाएं स्टेज 2, 3 या 4, तो स्टेज 2, 3 तक हमारी कंबाइन थेरेपीज़ जैसे कि सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, फिर उससे आगे हार्मोनल थेरेपी, तो ये कंबाइंड मॉडलिटीज़ हैं जिनको मिला के एक कंप्लीट ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर का किया जाता है इन ऑल स्टेजेस। बट लेकिन सर्जरी अलोन, येस इट इज़ पॉसिबल इन अ वेरी अर्ली केसेस। अच्छा, तो इसमें डिफरेंट स्टेजेस का क्या मतलब होता है? डिफरेंट स्टेजेस को मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताऊंगी कि स्टेज 0 है या स्टेज 1। जैसे स्टेज 1 ये है कि आपका जो ट्यूमर है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर छाती के अंदर गिल्टी हो। स्टेज 2 जो है वो 2 से 5 सेंटीमीटर हो। स्टेज 3 हम कहते हैं जैसे T3 लियन, वो है मोर देन 5 सेंटीमीटर अलॉन्ग विथ एक्सिलरी नोड्स। 4 स्टेज वो है कि आपका जो कैंसर है वो छाती से बाहर किसी और ऑर्गन में चला जाए, लाइक लंग में, बोन में, लिवर में। तो मोस्ट कॉमन जो साइट है ब्रेस्ट कैंसर में वो बोन है। न्यूज़ को रखता है, उसके हवाले से कुछ क्या आउटकम में क्या फ़र्क पड़ जाता है? सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लें, जैसे आपने कहा बायोप्सी से सिर्फ बीमारी की नौइयत का पता चलता है, उसके स्टेज का पता नहीं चलता। तो स्टेज के लिए जैसे कि हनीफ साहब ने और मैडम ने बताया कि मुख्तलिफ फर्दर टेस्टिंग होती, CT स्कैन, और अगर ज़रूरत है तो FDG पैड, बोन स्कैन एंड सो ऑन। उसकी स्टेज पे डिसाइड करते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से। जैसे डॉक्टर आमिर ने प्रीवियसली गाइड किया कि आया मरीज़ को कीमोथेरेपी की ज़रूरत है या सिर्फ रेडिएशन ओनली, और अगर फर्दर उसके हार्मोनल ER/PR पॉजिटिव आता है या दूसरे टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो उसमें हम हार्मोनल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है कि नहीं। तो ये सारी इस टेस्ट की बुनियाद पे फैसला किया जाता है कि मरीज़ को आया सिंगल मॉडलिटी भी रखना है या फिर फर्दर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या हार्मोनल थेरेपी भी की जाएगी। राइट, ठीक है। डॉक्टर ज़ोहरा साहबा, आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि कितने % पेशेंट्स में ऐसी ज़रूरत होती है कि उनको ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ जाता है? ब्रेस्ट रिमूव जो है एक ब्रॉड टर्म है, तो अब ब्रेस्ट रिमूव तो हम सर्जरी की बात करेंगे, ये सर्जिकल प्रोसेस है। तो 2 तरह की सर्जरीज़ होती हैं ब्रेस्ट कैंसर में, जिसमें एक पार्शली ब्रेस्ट निकाला जाता है जो गिल्टी है, उसको लम्पेक्टमी कहा जाता है, और एक पूरी होती है मेस्टेक्टमी। तो जितना जल्दी डायग्नोस होगा स्टेज 1, 2 एंड 3A तक तो लम्पेक्टमी की जाती है, उससे ऑनवर्ड जो है मेस्टेक्टमी के चांसेस हैं। अब हर केस में सर्जरी एक ऑप्शन है, तो हम ये नहीं कह सकते कि किसकी पूरी रिमूव होगी किसकी कम। जितनी अर्ली डायग्नोसिस होगी, जो मैं अपने सेंटर का डेटा बताऊं अगर, तो हमारे पास जैसे जो डेटा इस टाइम हमारे पास 6000 के करीब रजिस्ट्रेशंस होती हैं, जिसमें हमारा तकरीबन सेकंड नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर आ रहा है आफ्टर हेड एंड नेक। तो सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, तो उसमें जो अर्ली स्टेजेस हैं वो हमारे तकरीबन 40 to 50% पेशेंट अर्ली स्टेजेस हैं, बाकी लेट स्टेजेस हैं। अर्ली जो आ रहे हैं तो उनमें लाजमी हम सर्जरी प्लान करते हैं। अगेन डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंप्लायंस और पेशेंट ने कितना फॉलो किया है ट्रीटमेंट को, पूरी ट्रीटमेंट कितनी उसने दी है, और वो सर्जरी की जो जैसे इंडिकेशंस जिसको कहते हैं, उसको उस क्राइटेरिया को अगर वो मीट करता है तो फिर ऑब्वियसली उसकी तरफ हम सर्जरी को रेफर कर देते हैं। तो अमूमन हम देखते हैं कि इसके साथ एक सोशल स्टिग्मा एक अटैच है, और बहुत सारी ख़वातीन में ये फेयर, मैंने भी खुद भी देखा है कि वो इस वजह से भी इवन के डायग्नोसिस की तरफ भी नहीं जाना चाहती मेंटली, कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि डॉक्टर कह दे कि ब्रेस्ट ही रिमूव करना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा। जो एक सोशल उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो इसको कैसे एड्रेस करते हैं आप? इसको देखें ये कि काउंसलिंग एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसका एक कंपेनियन जो हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पेशेंट काउंसलिंग के हवाले से या फैमिलीज़ की काउंसलिंग के हवाले से। तो स्टिग्मा तो ये हमारी एजुकेशन और अवेयरनेस से ही जाएगा। अगर स्पेसिफिकली पेशेंट की बात की जाए, डायग्नोस केस पेशेंट की बात की जाए कि वो क्या चाहता है, तो उसकी जो काउंसलिंग है वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट और एक डॉक्टर की जिम्मेदारी आ जाती है कि आप उसको, उसकी फैमिली को काउंसिल करें। तो हमारे पास ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अगर पेशेंट आ जाता है तो वो उसको हम कन्विंस कर लेते हैं, और उनकी जो प्रॉपर जो हम प्लान बना लेते हैं उसके साथ शेयर करके, जो भी उसकी प्लान है, जैसे सर्जरी इनिशियली है या कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, इवन हार्मोनल थेरेपी। तो मैं आपको एज ए रिज़ल्ट बताऊँ कि मेरे पास हमारा सेंटर जैसे 1999 में स्टार्ट हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2001 का पेशेंट फॉलोअप पे आ रहा है हमारे पास।
और सिर्फ ये नहीं कि सिंगल ब्रेस्ट यूनिलेटरल ब्रेस्ट सर्जरी नहीं, क्यूरेटिव बायलेटरल ब्रेस्ट सर्जरी हुई बिल्कुल फ्लैट चेस्ट के साथ हमारे पास पेशेंट अभी भी फॉलोअप के लिए आ रहे होते हैं। तो डॉक्टर आमिर साहब भी हैं तब से, और भी बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। मैंने तो 2017 में ज्वाइन किया था यहाँ, लेकिन हम लोग देख रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं फॉलोअप। अवेयरनेस का ये रिजल्ट है कि पेशेंट काउंसिल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब बात ऐड करना चाहूँगा कि जो सर्जन भी और हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट भी, उनकी कोशिश होती है एक टर्मिनोलॉजी, तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, ठीक है। कोशिश ये करते हैं कि फुल मेस्टेक्टोमी ना करना पड़े। अगर पेशेंट के कुछ रिजर्वेशंस हैं तो कोशिश ये करते पहले, जैसे कीमो आपने दे दी और श्रिंक हो गया ट्यूमर, तो सिर्फ आपने एक छोटा सा एक्सेस करके निकाल देना है। तो ये एक मैनेजमेंट होती है सर्जरी और ऑन्कोलॉजिस्ट के दरमियान, जो कि पेशेंट को मैक्सिमम इसमें बचाया जाए। राइट, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलमान वली साहब, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ोहरा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर हनीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस सेगमेंट में आप लोग तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इस मौजू पे दोबारा बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से, और किरण अस्पताल में हम मौजूद हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट थे जिन्होंने गुफ्तगू की, आपने उनकी भी गुफ्तगू सुनी, और मज़ीद एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं जनाब डॉक्टर असगर साहब, जो कि ऑन्कोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर असगर साहब। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब असदरुल हक साहब, जो कि चीफ़ मेडिकल फिजिस्ट हैं किरण अस्पताल के, बहुत शुक्रिया आपका असदर साहब। और हमारे जो तीसरे गेस्ट हैं वो हैं जनाब डॉक्टर नासिर महमूद साहब, जो कि ऑन्कोलॉजी की फील्ड में 2 डिकेड से प्लस का एक्सपीरियंस रखते हैं। डॉक्टर नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर असगर साहब, आपसे बातचीत का आगाज़ करना चाहूँगा। ये बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जब बात होती है तो आमतौर पर ज़ाहिर ख़वातीन की बात होती है, ख़वातीन का जिक्र होता है, लेकिन ये कि अब मैंने सुना है और बहुत सारी चीज़ों में देखने में भी आता है कि कुछ केसेस मर्दों में भी रिपोर्ट होते हैं, तो ये मर्दों में भी होता है? जी अख्तर, बिल्कुल केसेस मर्दों में भी आते हैं, लेकिन 100 में से आप समझें कि एक मर्द हो सकता है। अगर हम 100 फीमेल्स देखते हैं तो उसमें शायद एक मर्द हो। हमारी जब ऑलमोस्ट 20 ईयर प्लस का हमारा जो एक्सपीरियंस है मेरा इस फील्ड में, आई हैव सीन जस्ट ओनली 2 to 3 मेल पेशेंट जो ब्रेस्ट कैंसर के साथ आए, और अनफॉर्चुनेटली मेल पेशेंट में जब भी आता है बहुत अग्रेसिव होता है फीमेल्स की निस्बत। तो इसलिए हम मेल्स को भी बहुत एहतियातन समझा देते हैं शुरू में भी कि आपका ट्रीटमेंट तो हुआ है, लेकिन यू हैव टू रिमेन ऑन फॉलोअप रेगुलरली। तो उसमें क्या सिम्टम होते होंगे या कैसे पता चलता है? अच्छा, उनमें ब्रेस्ट में एज सच कोई उनका कोई ब्रेस्ट टिश्यू तो एज सच होता नहीं, लेकिन उसी एरिया में गुठली बन जाती है, उसी एरिया में गुठली बनती है, लेकिन वो छोटी होती है और वो बढ़ती बहुत तेज़ी से। अक्सर वो हमें आके बताते हैं जी ये तो कम से कम 1-1.5 महीने में इस साइज़ में आ गई है। लेकिन फीमेल में जो कि ब्रेस्ट टिश्यू ज़्यादा होता है उसमें वो अक्सर गुठली अंदर ही छुपी रह जाती है, पता नहीं लगता। लेकिन मेल की गुठली फ़ौरन पिक हो जाती है और ट्रीट भी हो जाती है, ऑपरेट भी हो जाता है, फिर भी उनमें रिस्क ज़्यादा होता है कि वो दोबारा आ सकती है। राइट। और जनाब अज़हरुल हक साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या छाती का सरतान दोनों छातियों में बैक वक्त भी हो सकता है? ऐसे भी कुछ केसेस आए? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसकी शरह कम है। जो हमने अपने डिपार्टमेंट में देखी है इसमें बहुत कम शरह है, लेकिन दोनों बैक वक्त दोनों छातियों में हो सकती है। इसकी क्या वजह सामने आती है? कि जो वजह पहले डिस्कस होती रही यहाँ पे हवाले से, मेनली जो वजह होती है या तो कोई फैमिली में रिस्क चल रहा होता है जिसकी बेस पे ये हो सकता है, लेकिन अक्सर इस तरह के पेशेंट्स बहुत कम देखने में मिलते हैं जिनको सेम टाइम पे सेम टाइम पे या एक के बाद दूसरे में भी आ सकते हैं। अच्छा, राइट। और अज़हरुल हक साहब, ये बताइए कि अगर खुदा न खास्ता मर्ज़ दोबारा आ जाए तो फिर उसमें उसका इलाज मुमकिन होता है? बिल्कुल मुमकिन होता है। उसके इलाज शुआओं के ज़रिए से भी हम करते हैं और कीमो के ज़रिए से भी इसकी इलाज हो सकता है। बिल्कुल मुमकिन है कि उसका इलाज, अगर दोबारा मर्ज़ वापस आ जाए तो इलाज मुमकिन है उसका। और उसकी रिकवरी के चांसेस भी अच्छे होते हैं उसके। अच्छा, राइट। और ये बताइए कि जो आप सेशंस करते हैं डिफरेंट पेशेंट्स के साथ, तो वो कितने सेशन होते हैं उनके साथ? अच्छा, उससे पहले तो कुछ अर्से पहले तक 25 से 30 सेशन हुआ करते थे पेशेंट्स के, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही कैंसर केयर में तो सेशन भी कम होते चले जा रहा है। 5 से लेके 15-16 सेशन तक में मरीज़ का पूरा इलाज हो जाता है। अच्छा, राइट। और एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी जो है वो ये क्या होती है? ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी में जो है वो जो ब्रेस्ट जो कैंसर वाला हिस्सा होता है उसको निकाला जाता है और सराउंडिंग में कुछ टिश्यूज़ को निकाले जाते हैं, बाकी ब्रेस्ट को बचा लिया जाता है, तो इसको ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी कहा जाता है। अच्छा, राइट। और डॉक्टर नासिर महमूद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा।
ये बताइए कि क्या ब्रेस्ट कैंसर की मरीज़ा अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं? बहुत शुक्रिया अख्तर साहब। इसमें इस तरह के मरीज़ों को ये एडवाइस की जाती है कि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ना करें। उसकी वजह ये है कि जो कीमोथेरेपी की मेडिसिन देते हैं, हार्मोनल थेरेपीज़ देते हैं, तो वो मदर्स मिल्क में सिक्रीट होते हैं, जिससे वो बच्चा जो जब फीड करेगा तो वो इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई सर्जरी करते हैं इस ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो जो बेहोशी के लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात दी जाती हैं वो भी ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो है बच्चे तक जा सकती हैं, जो उसके लिए नुकसानदेह है। तो ऐसे मरीज़ों को यही एडवाइस किया जाता है कि आप उनको ब्रेस्ट फीड ना करें। जब एक दफ़ा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है कुछ अरसे के बाद, कुछ ख़वातीन तो ऐसी होती है जिनकी सर्जरी है उस वजह से उसके बाद वो फीडिंग नहीं करवा सकती, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर जो करवा सकते हैं तो वो बाद में फिर जो है उसको फीड करवा सकते हैं जब वो ट्रीटमेंट उनका कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद टाइम काफ़ी टाइम जो है कहते हैं गैप के बाद वो फिर बच्चे को फीड करवा। अच्छा, राइट। और वो टाइम तो ज़ाहिर है जो डॉक्टर है कंसर्न वही उनको गाइड करता होगा। एग्जैक्टली कर सकते हैं। जी। अच्छा, और दूसरा ये बताइए कि इसमें कीमोथेरेपी में बाल झड़ जाते हैं, तो उसमें दोबारा वो आ जाते हैं, उसको कितना टाइम लगता है? जी देखिए, जब ये कीमोथेरेपी या इसके ट्रीटमेंट के लिए जो अद्वियात दी जाती हैं, तो ये जहाँ पे कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकती हैं, बेसिकली ये दवाइयाँ जो सेल बॉडी में तेज़ी से डिवाइड हो रहे होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकती हैं। तो बाल, नाखून, ये बाल भी हमारे उन्हीं सेल्स के अंदर आते हैं जो बढ़ रहे होते हैं कंटिन्यूसली, तो इसकी वजह से ये बाल गिरते हैं। लेकिन जब कैंसर का ट्रीटमेंट जो है कहते हैं वो स्टॉप हो जाता है, मरीज़ को जब ठीक हो जाता है, उसकी अद्वियात बंद कर दी जाती है, कीमोथेरेपी बंद कर दी जाती है, तो ये बाल जो है मरीज़ के वापस आ सकते हैं। तो इसलिए बाल गिरने से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वक्ती तौर पे होता है और बाद में बाल जो है दोबारा मरीज़ के आ जाते हैं। राइट, चलें, ज़बरदस्त, ये अच्छी बात है। अज़हरुल हक साहब, आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि आपके शोबे में क्या क्या मेनली काम होता है और उसमें किन किन चीज़ों को आप एड्रेस करते हैं? या मेरा जो शोबा है वो है मेडिकल फ़िज़िक्स। जब मेडिकल फ़िज़िक्स रिलेट करता है जहाँ जहाँ रेडिएशंस इस्तेमाल हो रही होती हैं, उनकी मशीनों की क्वालिटी एश्योरेंस और मशीनों की क्वालिटी एश्योरेंस के अलावा ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है। पेशेंट्स को हम जो शुआएँ लगा रहे होते हैं उससे पहले उसका ट्रीटमेंट प्लान बना के देखते हैं कि भाई मरीज़ को जो शुआएँ लग रही हैं वो सही जगह पे लगें, और जो नॉर्मल टिश्यूज़ उसको जितना हम स्पेयर कर सकते हैं, बचा सकते हैं, बचाएँ। तो रेडिएशन की क्वालिटी एश्योरेंस, रेडिएशन प्रोटेक्शन और ट्रीटमेंट प्लानिंग हमारे मेन काम है। राइट, और बहुत शुक्रिया आपका। अज़हरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं, और जनाब डॉक्टर नासिर महमूद साहब, आपका शुक्रिया। डॉक्टर असगर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं कुछ नए मेहमानों के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें दो और हमारे मेहमानों ने ज्वाइन किया है, उनका आपसे तारुफ करवा देता हूँ और फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। डॉक्टर असगर साहब तो हमारे साथ पहले से मौजूद ही हैं, और डॉक्टर सादिया रिजवी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, कंसल्टेंट ऑनकोलॉजिस्ट हैं केरन हॉस्पिटल की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुलसूम बेगम साहिबा, सीनियर ऑनकोलॉजिस्ट हैं केरन हॉस्पिटल की। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहबा। और डॉक्टर असगर साहब, आपसे बात हो रही थी, पहले तो ये बताइए कि अक्सर पेशेंट्स जो हैं वो ये पूछते हैं कि लेट्रोजोल जो ड्रग है वो बाकायदगी से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके टेस्ट भी सही आ रहे हैं, तो फिर ये उन्हें मज़ीद कितना अरसे तक इस्तेमाल करनी पड़ती है? देखिए, लेट्रोजोल एक टैबलेट्स के ज़रिए एक इलाज किया जाता है जिसको हम अपनी ज़बान में हार्मोन थेरेपी कहते हैं। हार्मोन थेरेपी यूजली हम 5 ईयर्स तक देते हैं लोगों को, और इसमें डिफरेंट टाइप्स की हार्मोन थेरेपी होती हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट चीपर वन एंड आल्सो क्वाइट इजी टू बी परचेज आल्सो। हमारे पास बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन भी हैं, तो हम अपनी पब्लिक को उस हिसाब से जो उनके रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो हम देते हैं। तो ये लेट्रोजोल एक हार्मोन थेरेपी है जो पूरे 5 साल तक पेशेंट को हम देते हैं। और ये बताइए कि क्या खाली पेट भी ये गोली ली जा सकती है? जी, बिल्कुल आराम से ली जा सकती है, इसमें कोई इशू। अच्छा, और अगर किसी दिन भूल गए गोली खाना, हाँ, हम पेशेंट को तो फिर सजेस्ट करते हैं कि अगर आप भूल गए तो अगले दिन 2 गोलियां इकट्ठी नहीं खानी आपने, उस दिन की जिस दिन मिस होगी तो दैट इज मिस्ड, तो आज दिन डबल डोज नहीं करना। ये अच्छा आपने बता दिया, वरना लोग उसको बैलेंस करने के लिए फिर एक मिस हो गई तो 2 एक साथ बोलते हैं खा लें अगली दफ़ा में, है ना। और डॉक्टर सादिया साहिबा, आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस की शरह इतनी ज़्यादा क्यों है? आप देखें कि हम बता रहे हैं कि हर 9 में से 1 खातून जो है वो रिस्क पर है ब्रेस्ट कैंसर की, इसकी क्या वजह है? कोई वजह समझ में आती है? देखिए, एग्जैक्ट वजूहात तो अभी तक कैंसर की बहुत सारे अमराज में नहीं मालूम,
कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं शायद, क्योंकि जेनेटिक स्टडीज़ हमारे मुल्क में इतनी कॉमन नहीं हैं, हो सकता है क्योंकि कुछ फैमिलीज़ में जेनेटिक डिजीज़ है, फैमिलीज़ में चलती है, तो जेनेटिक कॉजेज़ हो सकती हैं। दूसरा शायद हमारी लाइफस्टाइल इस तरह की है, हमारी डाइटरी हैबिट्स इस तरह की हैं, हमारा फ़ैट इनटेक ज़्यादा होता है और हम मीट ज़्यादा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज़, तो मे बी ये एक रीज़न है। दूसरा हमारे एक्सरसाइज का रुझान ख़वातीन में बल्कि तकरीबन पॉपुलेशन में बहुत कम है, ये भी एक कॉज हो सकती है। राइट। और ये बताइए कि बहुत सारी बीमारियों के बारे में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का भी कोई पेशेंट किसी फैमिली में हो तो बाज़ औक़ात ये देखने में आता है कि वो फैमिली, इमीडिएट फैमिली भी और थोड़ी एक्सटेंडेड फैमिली भी उनसे बड़ा दूर दूर रहती है कि वो ये इसको तो मसला है, इससे दूर रहो, इसे तो क्या इससे फैलने का कोई चांस होता है? नहीं, कैंसर साथ बैठ के खाने, साथ बैठने, साथ उठने बैठने से लगने वाली बीमारी नहीं है। राइट, चलें, बहुत शुक्रिया, आपने ये एक अहम बात बताई। डॉक्टर कुलसूम साहिबा, आपसे पूछना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बुज़ुर्ग या ज़्यादा उम्र की ख़वातीन में भी होने का इम्कान होता है? जी, एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ख़वातीन का ज़्यादातर कैंसर है ना, मोस्टली जो है वो ख़वातीन में होता है और ये है ही ओल्ड एज का कैंसर। अब जो है वो देखा गया है कि जी यंग एज में भी ये केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेनली जो ये कैंसर है ये ओल्ड एज का ही है, बुजुर्ग ख़वातीन में ही होता है। अच्छा, इसमें हम कोई एज आप गाइड कर सकती हैं कि किस एज तक होने का ख़तरा होता है इसमें? देखिए, कोई एज एग्जैम्प्ट नहीं है, कोई भी एज जो है वो बच नहीं सकती, ठीक है, सब एजेस में ये हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यंग एज में अब ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, मेनोपॉज भी हो सकता है, एक्चुअली होता ही मेनोपॉज के बाद है ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, और ये बताइएगा कि इसमें मैं ऐड करना चाहूँ, क्योंकि देखें स्क्रीनिंग जो स्टार्ट हो रही है वो आफ्टर 40 ईयर्स हो रही है, तो इसका मकसद ही ये है कि जो ओल्ड एज की जो ख़वातीन हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि होने के चांसेस होते हैं, तो उनको जल्दी से पिक किया जाए मैमोग्राफी के थ्रू। राइट, और बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हमने बात की, और ख़ास तौर पर नाज़रीन किरण हॉस्पिटल का बहुत शुक्रिया कि उनके साथ मिलकर हमने एक अवेयरनेस का प्रोग्राम किया, जो उन्हीं की बदौलत ये पॉसिबल हुआ, और उनके साथ जो सपोर्टर्स थे उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और इस पर हमने कोशिश की अपने तरीके कि आपको हम आगाही दे सकें इस बीमारी के हवाले से, इसकी वजूहात, अलामात, तशख़ीस, इसका इलाज और फिर इसकी रिकवरी के हवाले से भी बात हो सके। इस प्रोग्राम के हवाले से जो एक थीम था वो थीम ये है कि बर वक्त तदबीर बेहतर ताबीर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और उम्मीद है कि आपने भी इससे फ़ायदा उठाया होगा। जो हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद थे उनकी बातें आपने सुनी होंगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को आज के इस स्पेशल प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।